Okay, let's start with the second question on this chapter of amalgamation, absorption, and external reconstruction of the company. So let's straight away start reading the question. The following is the balance sheet of Tiny Limited as on 31st March 2020. टाइनी लिमिटेड कंपनी है, उसका बैलेंस शीट है. क्या क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ट्रेड पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीमाइसेस, मशीनरी, इन्वेंटरीज, कैश और P&L अकाउंट असेट साइड में दिया है. आई हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम्स. इन द ट्रांसफर स्टेज, सेलिंग कंपनी की बुक्स में ट्रांसफर स्टेज में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां ट्रांसफर करने का. पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. सो पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा. सर किधर जाएगा, क्रेडिट या डेबिट? P&L अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में जाएगा, और P&L अकाउंट अगर असेट साइड में है, यहां पर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट में जाएगा. सो P&L अकाउंट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है. राइट? ओके. ह्यूज लिमिटेड, ये टाइनी लिमिटेड था. ह्यूज लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ टाइनी लिमिटेड. पूरा इसका बिजनेस ले लिया एक्सेप्ट कैश, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड पेबल्स. ये 3 चीज नहीं लिया, बाकी पूरा बिजनेस उठा लिया. When we read the question, you have to put a R for revised value and you have to put a cross if it is not taken over by the purchasing company. तो कैश का ना बोला उसने, इन्वेंट्रीज का ना बोला, ट्रेड पेबल्स का ना बोला. ठीक है? Okay. I hope that all of you have seen the first part, that is question number 1 of this chapter, because in that question it was a detailed explanation. This is question number 2. Okay? Huge Limited, जो purchasing company है, will issue two 10% preference shares for every 3 9% preference shares of Tiny Limited. क्या बोला है? Purchasing company will issue 2. Purchasing company है, उधर selling company है. Purchasing company क्या बोलता है? मैं मेरा 2 preference shares देगा, 2 preference shares for every 3 preference shares of Tiny. That is the deal. ओके. तो यहां देखिए, सेलिंग कंपनी के 900 प्रेफरेंस शेयर्स है, तो परचेसिंग कंपनी बोलते हैं मैं मेरा 2 प्रेफरेंस शेयर्स देगा फॉर एवरी 3. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पीसी. सो व्हाट इज पीसी? Anything which the purchasing company gives to the equity shareholders and preference shareholders of the selling company is called as PC. तो ये preference shareholders of selling company के लिए है. Therefore it comes under PC. स्टेप 1 पढ़ के क्रॉस किया, एडजस्टमेंट 2 पढ़ के पीसी लिखा, एडजस्टमेंट 3. ह्यूज लिमिटेड विल इश्यू 2. ह्यूज लिमिटेड विल इश्यू 2 यानी परचेसिंग कंपनी अपना 2 इक्विटी शेयर्स देगा ऑफ 10 एट 12. ऑफ 10 एट 12. ऑफ मतलब फेस वैल्यू, सर्टिफिकेट पे जो लिखा है वो, लेकिन सही में उसका वैल्यू क्या है? आजकल उसका वैल्यू क्या चल रहा है? तो 12 रुपया. तो कैलकुलेशन में 12 लेने का, ऑफ 10 एट 12, तो यू टू टेक 12. 12 जो है दैट इज द रियल वैल्यू, उस वैल्यू पे डील हुआ है. ओके. परचेसिंग कंपनी विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एट 12 for every 1 equity share of Tiny Limited. सेलिंग कंपनी के 1 इक्विटी शेयर के सामने परचेसिंग कंपनी अपना 2 इक्विटी शेयर देगा. वेरी गुड.
परचेजिंग कंपनी 2 इक्विटी शेयर देगा फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर एंड बैलेंस इन कैश। क्या 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 क्या? परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1। 2 इक्विटी शेयर देगा और बाकी का पैसा कैश में देगा। बाकी का पैसा कैश में देगा उसका मतलब क्या हुआ भाई? बैलेंस इन कैश। कितना लेकिन कैश देगा? बोलता है बैलेंस पैसा कैश। तो हाउ आर वी सपोज टू नो? हमको कैसे पता चलेगा कितना कैश? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ये तो भाई सस्पेंस है। बैलेंस इन कैश, ये तो सस्पेंस है। चलो, वी आर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू। गुडविल ऑफ टाइनी लिमिटेड इज 10,000। सेलिंग कंपनी का गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया है कि इस कंपनी का गुडविल 10,000 है, ऐसा बोला है क्वेश्चन। द रिवाइज्ड वैल्यूज, अच्छा गुडविल का अब बॉक्स में डाल दीजिए। रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ प्रीमाइसेस एंड मशीनरी इज 3,30,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। किसका? प्रीमाइसेस एंड मशीनरी का। पुट आर रिवाइज वैल्यूज दिया है। इन्वेंट्रीज रियलाइज्ड 20,000। परचेसिंग कंपनी ने बोला था तुम्हारा ये जो स्टॉक है ना वो बराबर नहीं है, गुड्स बराबर नहीं है, हम लोग नहीं लेके जाएगा। तो फिर सेलिंग कंपनी ने इसको बेच दिया। तो कितना पैसा मिला उसमें से? 20,000। तो इन्वेंट्री का यहाँ पे वैल्यू है 30 और नीचे वैल्यू है 20, मतलब कुछ ना कुछ रिवाइज वैल्यू दिया है। तो इन्वेंट्रीज पे मैंने आर भी लिखा और क्रॉस भी लिखा। परचेसिंग कंपनी ने बोला होगा भाई हमारा स्टॉक सुपीरियर क्वालिटी का है, वी विल टेक अवे योर बिजनेस, आपका मशीन वगैरह जो भी है ले लेंगे, आपका प्रीमाइसेस है, जगह है, वो सब हम ले लेंगे, लेकिन ये तुम्हारा स्टॉक है वो हमको नहीं चाहिए, ऐसा परचेसिंग कंपनी ने बोला होगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी यानी कि टाइनी लिमिटेड, मास्टर की, if you remember I gave you the master key in question number 1. Funny way to remember this key was पगले ओ तेरी रेखा and what was the other name which I took, I forgot. Anyway, 2 sisters name, पगले ओ तेरी रेखा और रोहिणी दीदी likes sweet chocolates, something like that. Yeah. Okay. So first was PC calculation, purchase consideration calculation. अभी एक सस्पेंस है बैलेंस कैश में, वो तो अभी बहुत बड़ा सस्पेंस है इस क्वेश्चन में। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज पीसी कैलकुलेशन, नेट पेमेंट्स मेथड। लास्ट टाइम हमने देखा था कॉलम्स क्या आएगा, व्हाट इज द परचेजिंग कंपनी गिविंग, किसके लिए है, कैलकुलेशन एंड देन द अमाउंट। तो ये वाला पीसी था ना, सेकंड पॉइंट पीसी था, थर्ड पॉइंट भी पीसी ही है। अच्छा पहले ये कैलकुलेट करते हैं। परचेजिंग कंपनी विल गिव 10% प्रेफरेंस शेयर्स। परचेजिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स का नाम 10% है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स देगा फॉर एवरी 3 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये देखो इधर 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 9%, परचेजिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है 10%। तो यहां देखिए, व्हाट इज द परचेजिंग कंपनी गिविंग, 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है परचेजिंग कंपनी, किसके लिए, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। कैलकुलेशन क्या है, परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 shares for every 3 shares of selling company. Purchasing company will give 2 for every 3 shares of selling company. तो सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स देखो कितने हैं, 900। तो इधर x ऑलवेज ये बाजू आता है, ठीक है, x। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 600 आ रहा है शेयर्स। ये शेयर्स का कैलकुलेशन है, रुपीस का नहीं है, शेयर्स का है। 600 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अच्छा, और ये बोला नहीं है कि जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स परचेजिंग कंपनी देने वाला है वो कितने रुपए का है
ऑफ भी नहीं दिया है, एट भी नहीं दिया है। परचेसिंग कंपनी का एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है, ऑफ भी नहीं दिया है, एट भी नहीं दिया है। माय फ्रेंड्स, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयर इज सपोज टू हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एंड डिबेंचर्स, कभी कभी डिबेंचर्स का फेस वैल्यू जरूरत पड़ता है। डिबेंचर्स, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100 फेस वैल्यू। तो शेयर्स का फेस वैल्यू 10 लेने का और डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 लेने का। जस्ट अ फनी वे, आप भूल ना जाओ इसलिए। शेयर्स छोटा शब्द है, डिबेंचर्स बड़ा शब्द है। तो शेयर्स छोटा शब्द है तो फेस वैल्यू 10, डिबेंचर्स बड़ा शब्द है तो फेस वैल्यू 100। जस्ट अ फनी वे टू रिमेंबर। एनीवेज, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स जो परचेसिंग कंपनी देने वाला है वो एक कितने का है, बोला नहीं है क्वेश्चन में। सर वो दिया था ना ऑफ 10 एट 12 ने, वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बोला है। तो अपने को क्या लिखने का, ऑफ 10 एट 10 अज्यूम कर लेने का, ऑफ 10 एट 10। सो 600 इंटू 10, 6000। ये मैं पीसी कैलकुलेट कर रहा हूं, नेट पेमेंट्स मेथड। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग इक्विटी शेयर्स, किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। उसका कैलकुलेशन क्या मालूम है, लिखा है परचेसिंग कंपनी 2 देगी हर एक के लिए, तो 2 देगी। कंटिन्यू है यहां पे, परचेसिंग कंपनी विल इश्यू 2 फॉर 1 शेयर ऑफ सेलिंग कंपनी। ये शेयर्स है, रुपीस नहीं है। तो टोटल कितने हैं उधर, 8000 शेयर्स है, इधर Y, एक बार X ले लिया तो भी Y। 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी ऑफ 10 एट 12। सो 16,000 इंटू 12 लेने का, सो 1,92,000। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है, देखो ये भी पीसी वाला है, 2 इक्विटी शेयर फॉर 1 इक्विटी शेयर एंड बैलेंस पैसा कैश में। सो तीसरा, व्हाट इज द परचेसिंग कंपनी गिविंग कैश फॉर होम, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, वही पैराग्राफ में दिया है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, प्रेफरेंस शेयर्स का तो ऊपर का एडजस्टमेंट है, वो हो गया। कैलकुलेशन कितना कैश देगा, नॉट गिवन, नॉट स्पेसिफाइड, सस्पेंस। ये तो सस्पेंस है भाई। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स, इतने रुपए का इक्विटी शेयर्स, इतने रुपए का कैश। कितने रुपए का कैश मालूम नहीं, सो टोटल पीसी मालूम नहीं। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पीसी इज कॉल्ड एज नेट payments method. Now, in the previous question, net payments method से हम लोग को पीसी मिल गया था, स्टोरी खत्म, उसमें कुछ ऐसा सस्पेंस नहीं था लास्ट क्वेश्चन में। बट इन दिस क्वेश्चन अपना नेट पेमेंट्स मेथड फेल्स। फर्स्ट ऑलवेज ट्राई फॉर नेट पेमेंट्स मेथड। अगर नेट पेमेंट्स मेथड फेल होता है, अभी हम लोग पीसी कैलकुलेट करेंगे एज पर नेट असेट्स मेथड। सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने नेट असेट्स मेथड नहीं किया। नहीं, मेरे को पीसी मिल गया था ना ये मेथड से। लास्ट क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट डिटेल्स था, सब कुछ सस्पेंस नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, बैलेंस था ही नहीं। तो इसलिए नेट एसेट्स मेथड तक गाड़ी पहुंचा ही नहीं। First, always try net payments method. If it fails, आप net assets method से पीसी कैलकुलेट करो। Now, what is net assets method? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नेट एसेट्स मेथड मतलब क्या, परचेसिंग कंपनी हिसाब लगाएगा, परचेसिंग कंपनी हिसाब लगाएगा कि मैं जो एसेट्स उसका ले रहा हूं उसका वैल्यू क्या है, और एसेट्स के साथ में उस कंपनी का कर्जा भी लेना पड़ेगा, तो वो कर्जा कितना है वो हिसाब लगाएगा कि नेट उसके हाथ में कितना आया। दैट इज नेट असेट्स मेथड। नेट क्यों बोलते हैं उसको,
असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कितने का असेट्स लिया, कितने का कर्जा लिया, असेट में से लायबिलिटीज माइनस करो, नेट एसेट्स। बहुत सिंपल है। नेट एसेट्स मेथड पे कभी जाने का, ओनली नेट पेमेंट्स मेथड फेल्स। नेट पेमेंट्स मेथड कभी फेल होगा मालूम है? क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, बैलेंस इन कैश, या फिर क्वेश्चन में स्वैप रेशियो ही नहीं दिया होगा, ऐसा बोला होगा, ऐसा बोला होगा, परचेजिंग कंपनी विल गिव इक्विटी शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, लेकिन क्या रेशियो में 2:1, 3:2, कुछ नहीं बोला होगा, स्वैप रेशियो दिया ही नहीं होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन बोलते हैं परचेजिंग कंपनी विल गिव शेयर्स, बट कितना, कुछ तो बोलो। परचेजिंग कंपनी विल इश्यू 2 for 1, विल इश्यू 3 for 2, कुछ तो बोलो, कुछ बोला ही नहीं होगा। तो अगर एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया है, अगर बैलेंस ऐसा वर्ड यूज किया है, तो नेट पेमेंट्स मेथड फेल्स। अच्छा, नेट एसेट्स मेथड देखो कितना सुंदर लिखा है, जरा देखो, बहुत सिंपल है। ये एसेट्स है लेस लायबिलिटीज। अभी ध्यान से देखो, रिवाइज्ड वैल्यू, नेट एसेट्स मेथड ऑलवेज रिवाइज वैल्यू पे होता है। परचेजिंग कंपनी जो एसेट्स वगैरह लेगा ना, उसका आज का वैल्यू लेगा। हाँ, तो तुमने बुक में जो लिखा है, सेलिंग कंपनी को बोलेगा तुमने बुक में जो लिखा है वो छोड़ो, हम हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बुला के लाएगा, एक्सपर्ट आएगा, वो बोलेगा इतना वैल्यू है। नेट एसेट्स मेथड, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ रियल असेट्स टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, उसका लिस्ट बनाओ। क्या क्या आपको पॉइंट्स देखना है? फर्स्ट, रिवाइज वैल्यू होना चाहिए। सेकंड, रियल वाले एसेट्स होने चाहिए। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो थोड़ी ना परचेजिंग कंपनी टेक ओवर करेगा। फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या? जिसका सेलेबल वैल्यू ही नहीं है, वो खाली शो के लिए एसेट साइड में है, बेचने जाओ तो पैसा नहीं मिलता है। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉन सेलेबल असेट्स, नॉन बेचेबल एसेट्स, बेच के कुछ पैसा नहीं मिलता है, उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। अभी देखो ये, देखो प्रीमाइसिस रियल एसेट है, मशीनरी रियल है, बेच के पैसा मिलेगा, स्टॉक रियल है, कैश तो है ही रियल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट, ये मालूम है इसका मीनिंग क्या हुआ? ये असेट साइड में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये ऑल असेट्स है डेबिट बैलेंस, ये असेट साइड में तो ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा, तो जब ये लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड ज्यादा था मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा था, एक्सपेंसेस ज्यादा था मतलब ओ एक्सपेंसेस ज्यादा है मतलब इट्स अ लॉस, तो एक्चुअली ये लॉस है, ये कंपनी का ये लॉस है। अच्छा, तो आप ये बेच सकते हो क्या? ये लॉस बेच सकते हो? अब मार्केट में जाके ऐसे बोल सकते हो, अरे भाई मेरे को लॉस हुआ, ये लो लॉस 10,000 का, मुझे रोकड़ा दे दो 10,000 का। नॉट पॉसिबल। ये फिक्टिशियस एसेट है, ये वाला आइटम फिक्टिशियस एसेट है। ऐसा दूसरा फिक्टिशियस एसेट, अंडर राइटिंग कमीशन, मतलब जब भी शेयर्स इश्यू किया होगा तो शेयर्स इश्यू किया होगा तो अंडर राइटर्स को कुछ कमीशन दिया होगा। कमीशन खर्चा है, खर्चा, असेट थोड़ी ना है, इट्स अ खर्चा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अंडर राइटिंग कमीशन है फिक्टिशियस एसेट में, मतलब वो कमीशन दिया है आपने, आप बेच थोड़ी सकते हो वैसा। फिर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इधर आता है असेट साइड में, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, अभी आप बेच थोड़ी सकते हो। सो रियल एसेट्स का लिस्ट होना चाहिए, रिवाइज वैल्यू होना चाहिए, और ऑफ कोर्स टेकन ओवर। परचेजिंग कंपनी के नजरिए से सोचो कि जो जो उन्होंने एसेट्स टेक ओवर किए उसका रिवाइज वैल्यू क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, including goodwill. See how I have written goodwill, purposely I have written goodwill like this. Net assets method में assets minus liabilities, assets में goodwill लेने का if given in the question.
गुडविल रिवाइज वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स में लेने का। नेट एसेट्स मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नेट पेमेंट मेथड फेल हुआ। अच्छा सर, नेट एसेट्स मेथड में गुडविल लेने का होता है? हाँ हाँ, इंक्लूडिंग गुडविल। इफ गिवन इन द क्वेश्चन गुडविल 10,000, तो मैं लिस्ट में परचेसिंग कंपनी को क्या क्या मिला, तो भाई गुडविल मिला, गुडविल लेने का। बट नेवर एवर नेवर फिक्टिशियस एसेट्स। इस लिस्ट में कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स आता नहीं है। चलो, गुडविल नेट एसेट्स मेथड में गुडविल, हाँ जी लेने का। फिक्टिशियस एसेट, पागल है कि वो फिक्टिशियस एसेट टेक ओवर करेगा? हाँ चलो, अभी एसेट साइड देखो, एसेट साइड देखो, एसेट साइड देखो। प्रीमाइसिस क्रॉस तो नहीं है ना? हाँ, मतलब प्रीमाइसिस वो लोग ने ले लिया, आर लिखा है, 130 नहीं लेने का, आर ये रहा, रिवाइज वैल्यू ऑफ प्रीमाइसिस 3,30,000 प्रीमाइसिस। चलो सब एसेट्स का लिस्ट बनाओ जो वो लोग ने ले लिया है, 330। चलो एसेट साइड पे जाओ, एसेट साइड पे जाओ। नहीं ये नहीं, रिवाइज वैल्यू लेने का। देखो रिवाइज वैल्यू, मशीनरी 40, नीचे कितना दिया है? 30, मशीनरी 30। चलो चलो एसेट साइड देखो, एसेट कौन सा एसेट लिया? प्रीमाइसिस लिया, मशीन लिया, स्टॉक नहीं लिया, टेकन ओवर नहीं है, नहीं लिया, कैश नहीं लिया। ये सर इस पे क्रॉस नहीं है, मतलब ये ले लिया वो लोग ने। पागल है कोई? फिक्टिशियस एसेट लेता है क्या? जब भी हम खरीदते हैं तभी कोई फालतू का एसेट लेते हैं क्या? पागल, ये तो होता ही नहीं है कभी भी। बस टोटल करते हैं, $330, $340, $370। बच्चों जरा देखो, ये साइड का आपको दिख रहा है, 370 का एसेट्स लिया। अच्छा, कौन सा कर्जा लेना पड़ा? रिवाइज वैल्यू होना चाहिए, आउटसाइड लायबिलिटीज होना चाहिए, और टेकन ओवर होना चाहिए। आउटसाइड लायबिलिटीज मीन्स एक्चुअल लायबिलिटीज, जो बाहर वाले को देने का होता है। ये तो मालिक लोग है, प्रेफरेंस शेयर ये कोई एक्चुअल लायबिलिटी नहीं, ये तो मालिक है, बाहर वाले। हाँ, डिबेंचर्स मालिक नहीं है, तो डिबेंचर्स लिया वो लोग ने। हाँ लिया। सर आपको कैसे पता चला कि परचेसिंग कंपनी ने ये डिबेंचर्स उनका ले लिया, ये कर्जा उनका ले लिया? डिबेंचर्स इज अ कर्जा, इट्स लाइक अ लोन। क्रॉस नहीं है ना, मतलब लिया। आर नहीं लिखा है, सेम वैल्यू। कौन सा कर्जा लेना पड़ा उनको? 10% डिबेंचर्स 1 लाख, एक कर्जा उठाया वो लोग ने। फिर पेबल्स ना बुलाए परचेसिंग कंपनी ने, नहीं वो हम नहीं लेगा, तुम भर देना। आउटस्टैंडिंग रेंट 20, आउटस्टैंडिंग रेंट 20, 1,30,000, दिस इज बी। तो आपका अभी पीसी आ गया, आपका पीसी आ गया। A minus B. So 370 minus 1,30,000, 2,40,000 आपका पीसी आया। योर पीसी इज 2,40,000। तो नेट एसेट्स मेथड से पीसी 240 आया, वो हम यहां लिखेंगे। टोटल पीसी जो नेट एसेट से पीसी आया वो हम यहां लिखेंगे नेट पेमेंट्स मेथड में, और अभी ये बैलेंस आ जाएगा। 6,000 का वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स देने वाले हैं, 192 का इक्विटी, और जो नेट एसेट्स का पीसी आया वो इधर ले लो। $2,40,000 -6 -192,
42,000 रुपीज का कैश है. लेट मी चेक द टोटल. हाँ, अपना कुछ गड़बड़ हुआ है. डिबेंचर्स 1 लाख है, रेंट 20 है. हाँ, डिबेंचर्स 1 लाख है, रेंट 20 है, तो 120 आएगा ना. ये 120 है, सो 370 माइनस 120. 370 का एसेट्स है, 120 का कर्जा है, सो 250. तो टोटल पीसी यहां पे 250 है, और फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा 52. हाँ, थोड़ा क्लरिकल एरर. ओके, डन. सो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑलवेज गो फॉर नेट पेमेंट्स मेथड. कॉलम्स बना देने का, अगर एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर ऐसा कुछ दिया है बैलेंस इन कैश तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. चलेगा, लेकिन कॉलम्स बना दो. फर्स्ट ऑलवेज ट्राई नेट पेमेंट्स मेथड. इफ नेट पेमेंट्स मेथड फेल्स, गो टू नेट एसेट्स मेथड. नेट एसेट्स मेथड इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल. परचेसिंग कंपनी सोच रहा है मेरे हाथ में नेट कितने का माल आया. नेट एसेट्स मेथड इज परचेसिंग मेरे हाथ में कितने का माल आया. सो इट इज कितने कितने एसेट्स लिए, कितना कितना कर्जा लिया. ऑफ कोर्स वो गुडविल का पैसा अगर कुछ मांग रहा है, दोनों कंपनी के बीच में अगर कुछ डिसाइड हो गया कि भाई इतना गुडविल भी चाहिए, तो वो भी ले लेने का. सो नेट एसेट्स मेथड, हैव अ लुक. रिवाइज्ड वैल्यू. जब भी हम सेलिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंट्स करेंगे ना, तब ये ट्रांसफर स्टेज आएगा ना, ट्रांसफर स्टेज, उसमें बुक वैल्यू लेना है. ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एट द बैलेंस शीट वैल्यू. लेकिन नेट एसेट्स मेथड में रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ रियल असेट्स टेकन ओवर, उसमें गुडविल हाँ जी, फिक्टिशियस एसेट्स ना जी. नेट एसेट्स मेथड में जब हम लिस्ट बनाएंगे कौन से एसेट्स लिए, रिवाइज वैल्यू लेना है सबका. ऑफ कोर्स जो एसेट उसने टेक ओवर किया है उसका लिस्ट बनेगा. गुडविल हाँ जी, फिक्टिशियस एसेट्स ना जी. रिवाइज वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी इंक्लूडिंग गुडविल, बट नेवर एवर फिक्टिशियस एसेट. और फिर यहां पे रिवाइज वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज. आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्या, ओनर्स को छोड़ के. आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब जो बाहर वाले को देने का होता है. डिबेंचर्स, हाँ वो आउटसाइड लायबिलिटी है. डिबेंचर्स इज लाइक ये कंपनी ने लोन लिया है. डिबेंचर्स इज लाइक अ लोन टेकन. Okay, someday I will explain about debentures. Of course, you must have known about this. 11, 12 से आ रहा है debentures. Anyways, इतने assets उठाए, इतना कर्जा उठाया, नेट उनके जेब में 250 आया. ये एकदम रियल वैल्यू है, रिवाइज वैल्यू है, बुक वैल्यू नहीं, एकदम रिवाइज. तो 250 आया, तो परचेसिंग कंपनी बोला ठीक है हम आपको 250 देंगे. जितना एसेट्स उठाया, जितना कर्जा उठाया वो माइनस करो, गुडविल का जो भी हो तो ले ले, हम तेरे को 250 देंगे. सो कैश जो बैलेंसिंग फिगर है वो 52,000 आ गया. ठीक है माय फ्रेंड्स. सर लास्ट टाइम जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तभी तो आपने नेट एसेट्स मेथड लिया ही नहीं. नेट एसेट्स मेथड कभी आता है जब ये फेल होगा तब भी. ठीक है, इसलिए उसमें मैं नेट एसेट्स मेथड में गया ही नहीं. ठीक है, आगे देखते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी ओपन करेंगे. सेलिंग कंपनी की बुक्स में भी अभी ओपन वेरियस अकाउंट्स. परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन ओवर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स. We are asked to prepare accounts in the books of selling company. Which accounts to open? Realization cash bank compulsory.
रियलाइजेशन कैश बैंक कंपलसरी। हमारे अपने, हम सेलिंग कंपनी, हमारे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट नहीं आएगा। इक्विटी शेयर्स तो ऑब्वियसली होता ही है हर कंपनी के बैलेंस शीट में। हमारे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। हमारे अपने के बाद सामने वाला, अगर हम सेलिंग कंपनी है तो सामने वाला परचेसिंग कंपनी, सामने वाला परचेसिंग कंपनी। और फिर क्या मिला, पीसी में क्या क्या मिला है। मैं यहां पे लिखता हूं कि हमको पीसी में क्या मिला था। 10% प्रेफरेंस शेयर्स मिले थे 6000 के, इक्विटी शेयर्स मिले थे कुछ 192 के, और कैश आया था 52 का, और टोटल हो गया था 250। ठीक है, ये 3 चीज। तो क्या मिला उसका अकाउंट खोल दो। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट, और कैश तो ऑलरेडी कंपलसरी में है। रियलाइजेशन कैश बैंक, हमारे अपने सामने वाला क्या मिला, अकाउंट्स टू बी ओपन। रियलाइजेशन कैश बैंक, हमारे अपने इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस, सामने वाला परचेसिंग कंपनी क्या मिला। देखिए यहां पे रियलाइजेशन कैश बैंक, हमारे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमारे अपने सामने वाला परचेसिंग कंपनी। अच्छा, ये क्या मिला, ये दोनों अकाउंट क्या है, क्या मिला। परचेसिंग कंपनी के पास से क्या मिला, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। ओके, opening of accounts is over. Transfer each and every item of the balance sheet at balance sheet value, whether taken over or not taken over. चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफर स्टेज में बैलेंस शीट वैल्यू लेना है, टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर, एंड टू द फर्स्ट 4 अकाउंट्स। ट्रांसफर स्टेज इज फर्स्ट 4 अकाउंट्स, 4 अकाउंट्स, 1 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये 4 में ही जाएगा। 9% प्रेफरेंस शेयर्स 9000 इधर जाएगा। सर प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपने यहां पे लिखा, तो सर यहां पर भी तो प्रेफरेंस शेयर्स है। अरे फर्स्ट 4 अकाउंट्स में जाएगा ट्रांसफर स्टेज, फर्स्ट 4 अकाउंट्स में जाएगा दोस्तों, फर्स्ट 4 अकाउंट्स में ही जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब भी हम लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करते हैं कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में, जब भी हम असेट साइड ट्रांसफर करते हैं कहीं ना कहीं डेबिट साइड में। इक्विटी शेयर्स 80,000 यहां आएगा। ये सेलिंग कंपनी के है, वो जो है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, वो तो परचेजिंग कंपनी से जो आने वाला है वो है। परचेजिंग कंपनी से जो आने वाला है क्या मिला वो है। ट्रांसफर स्टेज इज फर्स्ट 4 अकाउंट्स ओनली। ये हो गया रिजर्व यानी प्रॉफिट का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिबेंचर्स इज एन आउटसाइड लायबिलिटी। डिबेंचर्स को आप क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करो, मतलब वो यहां जाएगा। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के नीचे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। बाय 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। सो डिबेंचर्स रियलाइजेशन में ट्रेड पेबल्स, सर क्रॉस है मत लिखो, सर क्रॉस है ना तो मत लिखो, क्रॉस मतलब नॉट टेकन ओवर। अरे मेरे भाई, ट्रांसफर स्टेज में टेकन ओवर या नॉट टेकन ओवर, फर्स्ट 4 अकाउंट्स में घसीटने का। फर्स्ट 4 अकाउंट्स में 10,000
I'm not having much space, so I'm writing it in KNL. Outstanding rent account 20K. Asset side, हाँ asset side में कैश का भी केयरफुल. ट्रांसफर स्टेज में कैश, इफ कैश इज टेकन ओवर जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, आप यहां पे लिख देना. इफ कैश इज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी तो इधर. इफ कैश इज नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी तो वो सेलिंग कंपनी के कैश अकाउंट में रहेगा. अगर परचेसिंग कंपनी कैश लेने का ना बोलता है तो कैश अकाउंट में ही पैसा रहेगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो कैश में यू टू बी केयरफुल. फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू टू बी केयरफुल अबाउट कैश. चलो प्रीमाइसेस. सर 130 इधर तो आर दिया है सर, रिवाइज वैल्यू नीचे दिया है सर, तो क्या फोकट में क्वेश्चन में दिया होगा रिवाइज वैल्यू? सर रिवाइज वैल्यू लो इधर. नहीं, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एट बैलेंस शीट वैल्यूज वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर. मशीनरी 40. सर नीचे रिवाइज वैल्यू दिया है. नहीं वो नहीं लेने का. इन्वेंटरीज, सर इन्वेंटरीज पे तो क्रॉस है. सर इन्वेंटरीज पे तो क्रॉस है. नो स्टिल यू हैव टू टेक. आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक. लेजर बुक के एक एक पेज पे अकाउंट रख के क्या फायदा? इट डजंट मेक एनी सेंस टू कीप सेपरेट account on separate sheet of paper. Now the company is winding up, the company is liquidating. So what they will do is they will close all the accounts. बड़ी लेजर बुक पे एक एक पेज पे अकाउंट है, 1000 अकाउंट है, वो सारे अकाउंट बंद करके they will dump it into this 4 accounts. तो एक दो शीट में पूरा उनके अकाउंट से उसका कुंडली आ जाएगा. रियलाइजेशन में, कैश बैंक में, और ये 4 अकाउंट में पूरा ट्रांसफर कर देगा. पूरा लेजर बुक 1000 पेज का है, वो ये 4 अकाउंट में आ जाएगा. बिकॉज अभी सेपरेट क्या मेंटेन करने का अकाउंट? कंपनी बंद हो रहा है, क्या सेपरेट अकाउंट रखने का? कंपनी इज बीइंग वाउंड अप. हाँ कैश यहां लिखो, रियलाइजेशन में लिखो इफ टेकन ओवर. तो यहां पे तो नॉट टेकन ओवर है तो अकाउंट में ही रहेगा. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. यह एसेट साइड है मतलब डेबिट में जाएगा. प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है, लेकिन ये डेबिट में जाएगा. ट्रांसफर स्टेज हो गया. रिकॉर्ड पीसी परचेसिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. परचेसिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, पीसी का अमाउंट 250. परचेसिंग कंपनी के डेबिट में, मतलब हमने उसको डेटर बनाया. 2,50,000. आर स्टेज से डबल एंट्री चालू होता है. रिकॉर्ड पीसी परचेसिंग कंपनी में जाने का, टू रियलाइजेशन लिखने का. अभी रिसीव पीसी पीसी में आएगा अपने को. वाह 6,000 का प्रेफरेंस शेयर आया परचेसिंग कंपनी का, 192 का इक्विटी शेयर आया परचेसिंग कंपनी का, और इतना कैश आया. हाँ तो पहले प्रेफरेंस शेयर आया. देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी 6,000 आया. इक्विटी शेयर्स 192 आया. डेबिट हुआ बिकॉज कम्स इन. प्रेफरेंस शेयर्स कम्स इन, इक्विटी शेयर्स कम्स इन, कैश कम्स इन. 3 डेबिट हुआ. अभी 3 क्रेडिट किधर आएगा? क्रेडिट द गिवर. यू आर रिसीविंग पीसी, हम लोग सेलिंग कंपनी है. वाह प्रेफरेंस शेयर आया, वाह इक्विटी शेयर आया, वाह कैश आया. किसने दिया? क्रेडिट किसको करे? गिवर इज परचेसिंग कंपनी. तो 6,000, 192,000, 52,000.
ठीक है, तो 3 डेबिट और क्रेडिट परचेजिंग कंपनी में जाएगा। कैश टू परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स टू परचेजिंग कंपनी, ये सब रिसीव किया हमने, कम्स इन। अच्छा, परचेजिंग कंपनी में वो लोग का नाम लिखने का 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ऐसा लिखने का जगह नहीं है यहाँ पे। बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ऐसा पूरा लिखने का। लो, परचेजिंग कंपनी अकाउंट क्लोज्ड, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट क्लोज्ड, रिकॉर्ड पीसी हो गया, रिसीव पीसी हो गया। डी फॉर डिस्पोज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी ने बोला ये एसेट नहीं चाहिए, लायबिलिटी नहीं चाहिए, तो अभी सेलिंग कंपनी क्या करेगा, बेच दो। अगर कोई एसेट है तो बेच दो, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रहा है, अभी एसेट कौन रखेगा, बेच दो। और अगर लायबिलिटी लेने का ना बोला है परचेजिंग कंपनी ने, लायबिलिटी लेने का ना बोला है, तो वो पे करना पड़ेगा, सेलिंग कंपनी को पे करना पड़ेगा। Crosses. Step D deals with crosses in the question. Stock. Purchasing कंपनी ने बोला स्टॉक नहीं मांगते, तो सेलिंग कंपनी वो स्टॉक का क्या करेगा, अभी कंपनी तो बंद हो रहा है, बेच दो। लिखा है इन्वेंट्रीज रियलाइज्ड 20,000, स्टॉक में से 20,000 मिला, एंट्री, स्टॉक गया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नहीं, स्टॉक अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है, इन्वेंट्रीज अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है, सब अकाउंट क्लोज करके रियलाइजेशन में गया है। तो कैश टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक का, स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज का, तो कैश टू रियलाइजेशन यहां पे आएगा। चलो, क्रॉसेस इन द क्वेश्चन, स्टेप डी डील्स विद क्रॉसेस इन द क्वेश्चन। इन्वेंट्रीज हो गया कैश, कैश को डिस्पोज ऑफ करूं। कैश को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कैश को डिस्पोज नहीं कर सकते। ट्रेड पेबल्स पे क्रॉस है, लायबिलिटी है, परचेजिंग कंपनी बोला हम नहीं भरेगा, तो ये लोग को भरना पड़ेगा, एंट्री लायबिलिटी भरना पड़ेगा, सो कैश इज गोइंग आउट। इट इज ऑपोजिट ऑफ असेट्स सोल्ड, असेट सोल्ड इज कैश टू रियलाइजेशन, ये आएगा रियलाइजेशन टू कैश। पैसा गया, सेलिंग कंपनी के अकाउंट में जो था पैसा वो गया, किसको दिया, क्रेडिटर्स को। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, लेकिन हम उसको क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स नहीं लिख सकते, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा पैसा है ये, ट्रेड पेबल्स। दूसरा इफेक्ट इधर ब्रैकेट्स में लिख दो भाई, किसका है, ट्रेड पेबल्स का है। चलो, डिस्पोज ऑफ स्टेज हो गया, 3 क्रॉस था, एक एसेट बेच दिया, एक लायबिलिटी पे कर दिया, और कैश का तो डिस्पोज करने का होता नहीं है, कैश थोड़ी ना हम बेच सकते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो लिक्विडेशन एक्सपेंस खर्चा है, कैश गया इधर, कैश गया इधर, और रियलाइजेशन डेबिट, कैश के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन टू कैश बैंक नहीं है तो जाने दो। सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा दे दो, पैसा या जो भी आया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह जरा ध्यान दीजिए, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, वो फर्स्ट 4 अकाउंट्स में रहते हैं ना, 9,000 यहां पर है, सेलिंग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 9,000 का है। परचेजिंग कंपनी के यहां से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए आया है वो उनको दे दो, परचेजिंग कंपनी के यहां से जो आया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए वो उनको दे दो। मेरे दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स आए थे 6,000 रुपीज के, देखिए कम्स इन, ये जो आए थे ना प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, ये जो आए थे ना 6,000, ये इन है। अभी वो जो प्रेफरेंस शेयर्स परचेसिंग कंपनी से आए थे
सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, मतलब इधर 6,000 है ना, तो ये 6,000 गोज आउट। जो परचेसिंग कंपनी से आए थे रिसीव पीसी स्टेज में, कम्स इन, मिला, वो रिसीव पीसी स्टेज में जो आया था वो गोज आउट, और वो प्रेफरेंस शेयर्स जो आए थे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो मिलेगा, सो दे विल रिसीव, उनको मिलेगा, सो दे विल रिसीव। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इधर है तो इधर आएगा, उधर क्रेडिट, यहां डेबिट, ठीक है, ये वाला अमाउंट। अभी आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखो, उधर लिखने का इसका नाम, %9 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इधर उसका नाम। ये सेम अमाउंट था ना, इसलिए ये क्लोज हो गया, 6,000 क्लोज। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सब खत्म करो यार, सेटल करो उनका अकाउंट या जो भी है। तो 9,000 के सामने खाली 6,000 दिया, मतलब दैट इज अ डील। क्लोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, विच एवर साइड देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर, रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। विच एवर साइड देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर, रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। इधर है डेबिट, यहां पे क्रेडिट, इसका नाम लिखिए 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,000। दिस इज सेटलमेंट प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैसे? 9,000 की लायबिलिटी थी, हमने खाली 6,000 दे दिया, 9,000 के बदले खाली 6,000 दे दिया, तो 3,000 यहां पर आया क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ये नॉमिनल अकाउंट है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट इधर आता है, लॉसेस इधर आएगा। सो सेटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट खत्म करो, क्लोज करो, जिधर पे भी बैलेंस रियलाइजेशन। वाओ, लास्ट है, close all the accounts and transfer to equity shareholders account. Finally equity shareholders account should tally. चलो बंद करते हैं, let's see. बैलेंसिंग में कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। ये सेटलमेंट प्रॉफिट था, सेटलमेंट मतलब वो शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट का स्टेज था ना, एस वाला, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट। एक बार चेक कर लेते वापस से। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो टैली होना चाहिए। कैश बैंक अकाउंट की क्या पोजीशन है? क्लोज करके इधर डाल दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स में डाल दो। $82 क्रेडिट डेबिट।
और कौन सा अकाउंट बाकी है? परचेजिंग कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी वो सेम अमाउंट उसको दिया, क्लोज हो गया। अभी इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी बाकी है, 192 है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। अकाउंट क्लोज। ऑफ कोर्स सेम इधर आएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको क्या हुआ ये लॉजिक समझाता हूं। पहले हम लोग कैश में क्या हुआ वो समझते हैं। सेलिंग कंपनी के खाते में 20,000 है पहले से, ये रहा। सर सेलिंग कंपनी के खाते में कैसा? परचेसिंग कंपनी उठा के नहीं लेके गया सब, नहीं, एक्सेप्ट कैश बोला है। तो पहले से 20,000 सेलिंग कंपनी के पास था, परचेसिंग कंपनी ने 52,000 पीसी में दिया, स्टॉक बेच के इतना आया। पहले से 20 था, परचेसिंग कंपनी ने पीसी में दिया, स्टॉक बेच के इतना आया, टोटल इज 92। उसमें से पेबल्स को 10 दे दिया, बचा 82। अभी गले में 82 है, कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, पहले से इतना था, परचेसिंग कंपनी ने पीसी में दिया, ये स्टॉक बेच के उसमें से पेबल्स भर दिया, बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमको हमारा बैलेंस जो है 80,000 का कैपिटल है वो उनको चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स 80,000 उनको चाहिए, फिर रिजर्व में 11,000 पड़ा है वो उनको चाहिए, फिर अभी प्रॉफिट हुआ वो भी उनको चाहिए, प्रॉफिट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो उनको टोटल 2,84,000 चाहिए, 2,84,000 चाहिए। रिजर्व का भी पैसा चाहिए, 2,84,000। तो सेलिंग कंपनी ने उनको बोला बराबर है, आपको 284 देने का है, लेकिन उसमें से 10,000 का तो वो लॉस है, वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा, ये वाला। तो 284 में से 10 गया तो 274। ठीक है, फिर उतना कैश, ये जो कैश आया था वो उनको दे दिया, और परचेजिंग कंपनी के यहां से 192 आया था, इसका टोटल करोगे तो 274 आएगा। 284 में से 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज लॉस उनको भरना पड़ेगा, ये बात। So my friends, this sum was important only because net payments method फेल हो गया। तो नेट एसेट से कैलकुलेट करो। नेट एसेट्स मतलब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स टेकन ओवर लेस रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन ओवर। मतलब परचेसिंग कंपनी ने कितने का एसेट्स लिया, कितने का कर्जा उठाया। नाउ जब भी हम रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स टेकन ओवर लेते हैं, गुडविल नेट एसेट्स मेथड में गुडविल अगर क्वेश्चन में दिया है तो नेट एसेट्स मेथड में ये रहा गुडविल 10,000। नेट एसेट्स मेथड में गुडविल हाँ जी, फिक्टिशियस एसेट्स ना जी। एसेट्स देखते जाने का, लिस्ट में लिखते जाने का। नेट एसेट्स मेथड मतलब क्या? नेट एसेट्स मेथड सब एसेट्स का लिस्ट बनाते जाओ, टेकन ओवर होना चाहिए। रिवाइज वैल्यू रियल एसेट्स टेकन ओवर। रियल एसेट्स मतलब फिक्टिशियस नहीं चलेगा। और आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब डिबेंचर्स आउटसाइड लायबिलिटी है। फिर हम लोग ने पेएबल नहीं लिया था नेट एसेट्स मेथड में, बिकॉज नॉट टेकन ओवर है। ठीक है, नेट एसेट्स मेथड से पीसी कैलकुलेट करो। वो जो पीसी आया, इफ यू रिमेंबर द फिगर्स, वो 2,50,000 आया था, वो आप नेट पेमेंट्स मेथड में रखो, टोटल 250, और फिर बैलेंस कैश मिल जाएगा। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने तो सेलिंग कंपनी की बुक्स के सारे अकाउंट क्लोज कर दिए थे, सब कुछ सम सॉल्व कर दिया था, मैंने नेट एसेट्स मेथड सॉल्व भी नहीं किया था इन द लास्ट क्वेश्चन।
नेट एसेट्स मेथड की आवश्यकता होती है अगर नेट पेमेंट्स मेथड फेल होता है. ओनली देन यू सॉल्व बाय नेट एसेट्स मेथड. ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल in this question. We will take up the next question in the next session. Okay.